आपण पाहत आहात जनद्रोह, आवाज सामान्यांचा। नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं। कम से कम उत्तर प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सब के इर्द गिर्द सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिकंजा पूरी तरह कस दिया है। अब हर एक अधिकारी को 31 दिसंबर तक अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसकी प्रमोशन तो रोकी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ वो जांच एजेंसियों की रडार पर भी आ जाएगा। इसके अलावा इन नियम कायदों में और क्या कुछ खास है और इसका क्या असर होगा, इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट, यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने सेवा का मौका दिया। सर धन्यवाद आपका कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर भी बात करने के लिए वक्त निकाला मेरे लिए। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि योगी सरकार ने ये जो ऑर्डर निकाला है जिसके तहत जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर हाल में देना होगा, वरना उनकी प्रमोशन रुक जाएगी, तो इस ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? अंजू जी, आपको मुबारकबाद कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर प्रकाश डालने के लिए इतना अपना समय और अपनी इच्छा शक्ति व्यक्त की है, क्योंकि सामान्यतः इस विषय पर लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि भयाक्रांत हो जाते हैं। क्यों? भ्रष्टाचार की जननी होती है कि अगर आप देखें कि भ्रष्टाचार की संपत्ति अब उतनी ही नहीं है कि जाकर के होटल में खाना खा लें या 2 सूट सिलवा लें या 2 व्हीलर ले लें। अब भ्रष्टाचार की वो आयाम है कि उसका एक ही जरिया है, उसके निवेश का लेयरिंग के बाद। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सेक्शन 5 और 8 लेयरिंग अगर आप समझ लें तो उसमें यह होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि कई आईएएस अधिकारियों के यहाँ, सेंट्रल एक्साइज के अधिकारियों के यहाँ, पुलिस अधिकारियों के यहाँ जब छापा पड़ता है तो नोट गिनने की मशीनें आती हैं, क्योंकि लाखों में नहीं, कई कई करोड़ रुपए बोरों में मिलते हैं और बिस्तरों के नीचे मिलते हैं। सोने की छड़ें मिलती हैं, रोलेक्स घड़ियां मिलती हैं, ओमेगा सी मास्टर घड़ियां मिलती हैं, एक दो नहीं, दर्जनों की तादाद में। विस्की की बोतलें मिलती हैं जिनकी एक एक की कीमत लाखों रुपए होती है। तो उसको जब आप समझती हैं तब उसकी चल अचल संपत्ति, इसका महत्व मैंने आपको इस पृष्ठभूमि ये बताया कि जब ये जरूरी होगा कि आप वार्षिक, हर राजकीय कर्मचारी के लिए ये अनिवार्य है कि अपनी चल अचल संपत्ति घोषणा पत्र वर्ष में एक बार 31 दिसंबर के पहले अपने गृह विभाग या कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जमा कर दे। व्यवहारिक क्या है कि ये लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि अगर मेरे पास 8 मकान है, 18 बैंक बैलेंस हैं और 5 किलो सोना है तो मैं कैसे कह दूं कि मेरे पास ये है? तो बेहतर यह है कि एक असमंजस की स्थिति, ऊहापोह की स्थिति, एक अंधकार का विस्तार करने के लिए हम घोषणा पत्र ही नहीं जमा करेंगे। और ये दशकों तक, वर्षों तक नहीं, दशकों तक ये प्रक्रिया चली। अधिकारियों ने अपने पाप को छुपाने के लिए, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन्होंने अपना ये घोषणा पत्र चल अचल संपत्ति का नहीं दिया। सरकार ने अपनी तरफ से तो बहुत इंतजाम किए कि कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी मेरे टाइम में 10,000 से ऊपर की कोई चीज अगर खरीदेगा, नहीं खरीदेगा तो सूचना देनी होगी, सेकेंड हैंड खरीदेगा तो अनुमति लेनी होगी। आपने सेकेंड हैंड कार खरीदनी चाहिए जिसका दाम 1 लाख रुपए है, आपको प्रायर अनुमति, प्रायर परमिशन लेनी होगी। ये नहीं कि मनमाने तरीके से जेब में जाकर के आपने सेकेंड हैंड डीलर के यहाँ गए और गाड़ी उठा लाए, या किसी की चूड़ी कस दी और उसकी 10 लाख की चीज 2 लाख में ले ली। ये सब चेक्स एंड बैलेंसेस इसीलिए बने हैं कि जिससे कि आप अपने पद का दुरुपयोग न करने पाए। हकीकत क्या है? आप किसी भी अफसर के यहाँ जाएं, जरा गौर करें, आप देखेंगे कि उसके यहाँ 6-6 कार्स खड़ी हैं। आप उसके मकान देखें, लेकिन मकान के बाहर उनका साइन बोर्ड नहीं लगा होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मकान विक्रम सिंह जी का है, क्योंकि विक्रम सिंह जी ने अपनी टोटल, मान लीजिए 30 साल की नौकरी है, जो घोषित आय है वो है 2 करोड़, मकान दिख रहा है 6 करोड़ का। तो सबसे पहले तो यही होगा कि सतर्कता विजिलेंस विभाग या एंटी करप्शन कि श्रीमान जी, आपकी 2 करोड़ की तो टोटल पे एंड अलाउंसेस है, 5 करोड़ के मकान में अब रह रहे, तो बाकी के जो 4 करोड़ है उसका जरा हिसाब दे दीजिए। बाकी का हिसाब तो फिर उसका जो चार्ट बनता है एक्सेल शीट पे कि खाना पीना, बच्चों की फीस, कपड़े लत्ते और खर्चे मुतफर्रिक जो आपने बताए हैं, उसका बहुत कायदे से कंप्यूटर पे एक बन जाता है खाता।
लेकिन वो कोई देना नहीं चाहता क्योंकि उसके भागने के रास्ते फिर बंद हो जाएंगे अगर वो कह देगा। अगर ये कह दे कि मेरी संपत्ति है तो जांच कराओ, कह दे मेरी संपत्ति नहीं है तो बेनामी संपत्ति है, तो बेनामी संपत्ति एक्ट में मुजरिम बनोगे, तो दोनों तरफ से घाटे से अच्छा कि जमा ही मत करो। लेकिन योगी जी के इस आदेश से ये जो एस्केप रूट था, ये जो भागने का बड़ा ही एक अच्छा मार्ग था, वो भी अब बंद हो गया। लोगों के घर में आज खाना नहीं बना है। अंजू जी, लोग इतना भयाक्रांत हैं, ये करे क्या, ये पाप की कमाई का करे क्या। हमारे एक महामहिम राज्यपाल थे विष्णुकांत शास्त्री जी, उन्होंने कहा था कि ये भ्रष्टाचार को सिर्फ आप इसको हल्के में न लें, ये देशद्रोह है, ये देशद्रोह की तरह कृत्य है, क्योंकि ये जो इस तरीके की कमाई है वो जन जन से लूटी गई संपत्ति है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ये संपत्ति ऐसे अधिकारियों के लिए विपत्ति बन जाती है। विपत्ति कैसे? अपमानित होना, लॉस ऑफ फेस होना, सीबीआई और एंटी करप्शन के छापे और तलाशी का होना, घर घर में इस तरीके की तबाही होना, बच्चों की शादियां का टूट जाना, सस्पेंड होना अधिकारियों का, बर्खास्त होना, और जिस तरीके के समाज में उनका अपयश होता है, मुंह पे काली खुदती है, तो हमारे कहते हैं कि ये वाकई लक्ष्मी नहीं, ये काल लक्ष्मी है कि जो आई तो जो पूर्वजों की भी जो धन वैभव था वो भी साथ लेकर के जाती मुकदमे लड़ने में। अब हम आते हैं कि इसके जो रूपरेखा है योगी जी ने कही है जी। चल अचल संपत्ति अगर किसी ने दिया, जैसे मान लीजिए सर्विस में आ जा पाती हैं, आपने अपने घोषणा पत्र में दिया कि अंजू पंकज जी ने 2024 में आईएएस में या आईपीएस में प्रवेश किया, 2023 में इम्तिहान दिया, 24 में आप आ गए। आपने कहा मेरे पास एक फ्लैट है नोएडा में, मेरे पास एक 2 व्हीलर है और बैंक में 1 लाख रुपए है। ठीक, 6 साल तक आपने अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया। अब योगी जी ने कह दिया अगर आपने नहीं दिया तो आपकी जांच होगी और प्रमोशन रोक दिया जाएगा, इसके परिणाम होंगे। अब हम भरे कैसे? ये तो न उगला जाए न निगला जाए, क्योंकि आज की तारीख में अंजू जी के पास 10 फ्लैट हो गए हैं, 10 कार्स हो गई हैं और 5 करोड़ बैंक बैलेंस हो गया है। ये अगर चीज हम लिख दें तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन नहीं लिखे तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा संकट है। नहीं लिखते हैं तो योगी जी का प्रशासनिक डंडा चलेगा। और एंटी करप्शन, अभी तो योगी जी ने सिर्फ एक पर्चा खोला है, ये प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन संपत्ति के ब्यौरे में अगर हमने नहीं भरा तो ये भी हो सकता है कि एंटी करप्शन की जांच हो जाए, विजिलेंस की जांच हो जाए, तलाशी आदि हो जाए और कैरियर खत्म हो जाए। इसको लोग समझ नहीं रहे, इसके दूरगामी परिणाम, क्योंकि पहले ये होता था 1% अधिकारी इस तरीके के भ्रष्टाचार में सम्मिलित होते थे। आज मैं ये आपकी कल्पना शक्ति के ऊपर छोड़ता हूं, आप बताएं कि वो 1% आज कितने प्रतिशत हो गया है। जब छापों में बोरों में नोट मिल रहे हैं, सोने की ईंटें मिल रही हैं, तो क्या कहा जाए। तो योगी जी ने एक वो मानक स्थापित कर दिया है प्रशासनिक पवित्रता और शुचिता का कि कोई अगर भ्रष्टाचार करेगा तो थर्रा जाएगा, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके भागने के रास्ते योगी जी महाराज ने कर दिए बंद। अब मान लीजिए जैसे एक अधिकारी है, उसने दिसंबर तक अपना विकल्प 1, उसने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा लिख दिया कि साहब हमारे पास तो कोई फ्लैट नहीं है, हमारे पास कोई कार नहीं है, हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, 25,000 मेरा बैंक बैलेंस। तो लोग ये कहेंगे कि साहब ये तो उनमें से है कि साहब ये शाम को जो सबसे महंगी शराब है वो पीते हैं और कमरे में वो शराब छिड़कते हैं दीवार पे कि वातावरण, जैसे जो सात्विक लोग होते हैं घर में हवन करते हैं कि वातावरण पवित्र हो जाए, सात्विक हो जाए। तो ये शराबी और दुराचारी किस्म के अधिकारी क्या करते हैं, दीवार पे आचमन विस्की का करते हैं, जिससे कि वातावरण थोड़ा सुगंधित हो जाए, थोड़ा जो है वो उसमें थोड़ा पुट आ जाए आराम तलबी का। तो महंगी शराब का ये छिड़काव दीवार पे करते हैं। गाड़ी इनकी जो है वो मालूम पड़ा कि 50 लाख की गाड़ी है, तो कैसे कह रहे कि इनके पास कोई वाहन नहीं है, 3-3 कार सामने खड़ी हैं। तो एक तो ऐसे अधिकारियों की विजिलेंस जांच भी होगी। ये मान के चलिए ये पहला ट्रेलर है, एक पत्ता भी सरकार का आया है, जो नहीं करेंगे प्रमोशन नहीं होगा। तो एक तो उन्होंने एक तो गलत एक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया, दूसरा है कि हमने दिया ही नहीं। तो आसमान से गिरे खजूर पे अटके, दिया नहीं। तो योगी जी ने कहा कि प्रमोशन आपको नहीं दिया जाएगा। कहते मत दीजिए प्रमोशन, हम वैसे ही संतुष्ट, मत दीजिए प्रमोशन, कम से कम जितना आप नौकरी में 36 साल कमाते उसका 10 गुना तो हम ऑलरेडी कमाए बैठे, मत दीजिए प्रमोशन। गाड़ी यही नहीं रुकेगी अंजू जी,
गाड़ी इससे आगे बढ़ेगी, फिर होगी एंटी करप्शन की जांच। और अब एंटी करप्शन, विजिलेंस, सीबीआई विंग, इन सबके पास सूचना तंत्र है। रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, स्टॉक मार्केट के एजेंट्स हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल इन्फॉर्मर्स हैं, जो सब बता देंगे कि हुजूर ने किस प्रकरण में कितनी रिश्वत ली है, क्यों ली है, कैसे ली है। हाँ, ये इसमें त्रुटि हो सकती है कि नोट का डिनोमिनेशन 500 का था या सोने की छड़ ली थी, ये तो हो सकता है, लेकिन किस काम के लिए कितनी रिश्वत ली, ये अब नहीं छुपने वाला है। क्योंकि ये जो सूचना तंत्र इनकम टैक्स का, एंटी करप्शन का, विजिलेंस का ऐसा है, जैसे गॉडफादर ने कहा था, इट इज इजी टू अर्न एन ऑनेस्ट डॉलर टुडे देन अ डिसऑनेस्ट डॉलर नाउ। क्योंकि अब इतनी कड़ाई हो गई है कि ईमानदारी से काम करोगे तो रहोगे, ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो अब आईएएस, आईपीएस और कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स में गुजारा आसान नहीं। योगी जी ने वो रास्ता दिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार और सभी प्रदेश इसको कड़ाई से लागू करिए। एक छोटी सी मिसाल है कि एक दाना चावल का जब आप निकालेंगे बोरे से, आपको मालूम पड़ जाएगा कि चावल बासमती है, सेला है, काला नमक है, उसकी गुणवत्ता से साफ मालूम पड़ जाएगा। अब विकल्प 3, हमने गलत भरा, हमने भरा ही नहीं, और एक हमने भरा और सही भरा, लेकिन वही युधिष्ठिर की तरह अर्ध सत्य, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। मेरे पास 10 एकड़ जमीन है जिसकी लागत मान लीजिए 10 लाख रुपए है। मेरे पास एक कार है जिसकी लागत 1 लाख रुपए है। मेरे पास एक मकान है जिसकी लागत 25 लाख रुपए है। तो इनकम टैक्स विभाग में यह प्राविधान है कि सर्कुलर रेट से अगर कोई चीज काफी कम आप दर्शा रहे हैं तो इनकम टैक्स विभाग के पास ये विकल्प है कि वो आपने जो दाम दिखाया उसी के ऊपर खरीद ले आपसे। जब आपने रखा है तो ये, क्योंकि एक अविश्वसनीय मानक आपने रखा है, इसके ऊपर हम आपकी संपत्ति खरीद लेते हैं। मेरा योगी जी को परामर्श होगा कि इस तरीके के अर्ध सत्य, मकान तो दिया लेकिन उसका मूल्य दिखाया 25 लाख, वास्तविकता ये है कि वो मकान है 10 करोड़ का, लेकिन पकड़े जाने से अच्छा है कि अर्ध सत्य बोल दो। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। मकान तो मैंने दिखाया, हाँ मूल्यांकन करने में गलती हो गई। एग्रीकल्चरल लैंड 10 एकड़ दिखाया, मूल्यांकन करने में गलती कर दी। 10 लाख में आजकल ईडब्ल्यूएस के एक कमरे की कॉटेज भी नहीं मिलती। बिल्कुल। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो एक आवास सरकार देती है, आवास विकास परिषद देती है, वो भी अंजू जी 10 लाख का नहीं आता है। तो 10 लाख में अगर 10 एकड़ जमीन आती है, जब पता लगाया तो मालूम पड़ा कि एक्सप्रेसवे के पास जिसकी कीमत है 25 करोड़, अब इसका मूल्यांकन भी नहीं कर पाया। तो आपने नियम ये था कि जब आप इसको प्राप्त करेंगे, जब आप सर्विस में आएंगे, तो आपको सूचना देनी चाहिए थी कि आपके पास कितनी भूमि है, भवन है, ज्वेलरी है। तब तो आपने दिया नहीं। कालांतर में जब ये आपने 10 एकड़ जमीन खरीदी और ये आवास लिया, आपने शासन से अनुमति ली, आपने सूचित किया, नहीं किया तो पकड़े गए आप। दूसरी चीज, आपने मूल्यांकन को ऐसा कर दिया कि मालूम पड़ा कि आप अंग्रेजों के जमाने से भी पहले नवाबी काल में पहुंच गए। उस मूल्य पर आपने अपनी जमीन और मकान का मूल्यांकन किया। इससे बिल्कुल जाहिर है कि ये त्रुटि नहीं, आपने जानबूझ करके अपनी संपत्ति की वैल्यू को कम करके दिखाया जिससे कि आप पकड़ में ना आए। तो गवर्नमेंट के पास सारे संसाधन हैं, तुरंत भेज करके एक विजिलेंस डिपार्टमेंट की 2 प्रकार की जांचें होती हैं, एक गोपनीय जांच के सैंपलिंग में, और एक होती है जनरल रेपुटेशन, आम ख्याति। जो अधिकारी की आम ख्याति है, योगी जी से कोई चीज छुपी नहीं है, वो खूब जानते हैं। प्रत्येक अधिकारी के बारे में मुझे बताया गया कि उनको मालूम है, थाना स्तर और तहसीलदार स्तर के, कौन धूर्त है, कौन कुटिल है, कौन दुराचारी है, कौन भ्रष्टाचारी है। उसके सैंपल में, जिसको कहते हैं वर्स्ट 10 केसेस हर काडर के, वर्स्ट 10 केसेस हर काडर के, 5 भ्रष्टतम तहसीलदार, 5 भ्रष्टतम थाना अध्यक्ष, 5 भ्रष्टतम डिप्टी एसपी, 5 भ्रष्टतम एसडीएम, 5 भ्रष्टतम आईएएस, 5 भ्रष्टतम आईपीएस और आईएफएस, तमाम अधिकारियों की सूची बना ले। आपके पास एक सूची आ गई लगभग 50 या 60 अधिकारियों की, इनकी सीक्रेट इंक्वायरी करा ले। अगर प्रथम दृष्टया सीक्रेट इंक्वायरी में आपके लगाए गए आरोप सत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि गुमनाम दरखास्तें तो आती, ये तो नहीं है कि हमारी जनता बहुत जागरूक है कि लोग उनका खून पिए और वो चादर तान के सिस्की लेते रहें और शिकायत ना करें।
आज किसी की भी हक तलफी होगी, किसी का भी हक मारा जाएगा, वो शिकायत जरूर करेगा। उन सबके कंप्यूटराइजेशन के युग में सब मालूम पड़ जाता है कि अब अधिकारी ए कितनी शिकायतें हैं, उससे इसका मिलान करा लें। संपत्ति का कोई चीज छुपने वाली नहीं है। और आजकल तो जो गली गली हमारे ये स्टिंगर्स आ गए हैं, वो तुरंत ऐसे आईएएस और वरिष्ठ अधिकारियों के मकान जिन पे उनका साइन बोर्ड नहीं लगा है, वो मान के चलिए अगर हमने मकान बनाया, मैं 5 करोड़ के मकान में रह रहा हूं और साइन बोर्ड अपना नहीं लगाया है, मैं उस संपत्ति भले ही मैं कह दूं कि मेरे ये ससुर जी की है, मैं ससुर जी की कोठी में रह रहा हूं, तो ससुर जी की हैसियत ससुर मालूम पड़ा कि वो लोअर डिवीजन क्लर्क थे पीडब्ल्यूडी में, तो वो कहां से लाएंगे? वो भी, उनको भी आपने डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, उनको भी आप जेल जाने के इंतजाम कर दिया आपने। कि ससुर जी भैया हमसे क्या लेना देना, हमसे तो दर्शन नहीं हुए कन्यादान के बाद आप कह रहे हैं कि हम हमारी गिफ्ट की हुई कोठी में आप रह रहे हैं, जिसकी एक मिसाल आपके सामने आ चुकी है। नाम नहीं लेना चाहिए आपके प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ऐसे तमाम दृष्टांत सामने आएंगे कि साहब वो दरअसल हमारे मामा जी ने हमें गिफ्ट कर दिया। अरे मामा जी के 4 लड़के पान की दुकान के, उनको तो दिया नहीं, तुम्हें कैसे दे दिया मामा जी ने? तो ये तमाम चीजें जब जांच में खुल के आती हैं तो झूठ के कोई पांव नहीं होते हैं और ये खुल जाते हैं। लोग बड़े भयाक्रांत हैं, लोगों के आज खाना नहीं बना अंजू जी। इसके अगर परिणाम आगे आ जाए तो मैं समझता हूं न सिर्फ एक अभूतपूर्व सफाई होगी जो 50 साल में नहीं हुई, जिसकी जरूरत थी समाज को, बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, जो कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और उसी के अनुरूप हमारे योगी जी ने भी इसको शुरू किया। सर, ये इतना आपने बहुत विस्तार से समझा दिया और आप सही कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को नींद नहीं आएगी कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आप सच बोलेंगे तो भी फंसेंगे, झूठ बोलेंगे तो भी फंसेंगे, जानकारी छिपाएंगे तो भी फंसेंगे, ब्यौरा नहीं देंगे तो भी फंसेंगे। आपके ऊपर तो अब अच्छी खासी तलवार लटक गई। लेकिन सर, हमने पिछले दिनों भी बहुत बार ऐसी बातें की कि जेल में जो अधिकारी तैनात रहते हैं उनकी बड़ी सांठ-गांठ माफिया के साथ रहती है, फिर जब उनको सस्पेंड कर दो तो भी उनकी संपत्ति को तो कोई पूछता नहीं है और वो लोग खुशी से सस्पेंड होकर पड़े रहते थे क्योंकि उन्होंने तो बहुत कमा लिया था। तो आपको लगता है कि माफिया के साथ जो पुलिस अधिकारियों की सांठ-गांठ रही है, उस पर सबसे बड़ा कुठाराघात यही है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब संपत्ति की बात आती है, क्योंकि अब रिश्वत या भ्रष्टाचार हजारों लाखों में नहीं करोड़ों में हो रहा है। और जब वो उसका निवेश कहाँ होता है? लेयरिंग जब होती है, फिर इसमें बात सिर्फ आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में नहीं आएगा। अगर प्रकरण 1 करोड़ रुपए से ऊपर आता है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी आएगा और उसमें ये सब अधिकारी आएंगे। लेकिन आपके सवाल के पहले बिंदु पर मैं जाना चाहूंगा कि इन अधिकारियों, जेल अधिकारियों, पुलिस अधिकारी जिन्होंने माफिया को ऑक्सीजन दी, जिन्होंने माफिया को तमाम सुविधाएं दी, जिन माफियाओं के लिए मछली के तालाब खुदवाए जिससे कि ताजी मछली मिले, उन माफियाओं को पत्नी के साथ समागम के लिए व्यवस्था कराई, उनके ऊपर कार्रवाई अधकचरी क्यों की गई? अधमरा सांप क्यों छोड़ दिया गया? जबकि जिसको कहते हैं फौज में टू कट द हेड ऑफ द कोबरा, वो तो विषधर था ही, लेकिन उसके विष को और जहरीला बनाने में जिन लोगों ने उसकी मदद की, उनके खिलाफ ये अधकचरी कार्रवाई क्यों हुई? मैं ये बार बार पूछता था और आपके चैनल पे मैंने कहा, इनको न सिर्फ इनकी नौकरी जानी चाहिए, इनको उसी गैंग का सदस्य मान करके जिसमें उनके ऊपर चल रही है कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट, रासुका या यूएपीए, उसमें ये अधिकारी भी शामिल होने चाहिए। इनकी भी संपत्ति माफिया की तरह जब्त होनी चाहिए। इन अधिकारियों को भी जेल जाना चाहिए और वक्त आ गया है इसका, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो परिमाण है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, योगी जी निष्कलंक निष्पाप है, किसी से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। अभी नोएडा की पुलिस का आपने एक रेट लिस्ट देखा होगा, जो रेट लिस्ट निकला था, एक चौकी इंचार्ज की एक मद से 2.5 लाख, जो डीजी की तनख्वाह से ज्यादा है, चौकी इंचार्ज की एक मद से 2.5 लाख। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बिल्कुल असत्य होगा, लेकिन मुझे बताया जाता है कि जब हेड कांस्टेबल 40 लाख की फॉर्च्यूनर में चल रहा है, क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है लोगों को कि लिविंग बियॉन्ड मीन्स? और आपकी क्योंकि इतना नैतिक साहस होना चाहिए। ये कहा जाता था कि वरिष्ठ अधिकारी वैसे रहता है जैसे ब्राह्मण की विधवा रहती है गांव में, बिल्कुल रूखा सूखा खाना, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, सादा जीवन उच्च विचार। आजकल देख लीजिए कि हेड कांस्टेबल तो जो कर रहा उनसे वरिष्ठ अधिकारी, उनके बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। तो कौन किसको कहेगा? वो नैतिक साहस होना चाहिए। भ्रष्टाचार अगर हमको किसी को रोकना होगा
पहले मैं ही निष्पाप और निष्कलंक होऊंगा, तब मैं कह सकता हूं कि दरोगा जी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं सन 75 में एएसपी मेरी पहली पोस्टिंग हुई प्रयागराज में, इलाहाबाद में। मिस्टर बलबीर सिंह बेदी मेरे एसएसपी थे, बड़े कड़क ईमानदार। एक सब इंस्पेक्टर आया, सैल्यूट किया, हुजूर मेरी शादी हुई है, मैं लड्डू लेकर के आया। तो बहुत अच्छा, मुबारकबाद, बहुत आशीर्वाद। तो शादी हुई तो तुम कहीं घूमने भी गए होगे? उनका जी हुजूर मैं कश्मीर गया था। और उनका अच्छा कश्मीर गया है तो हवाई जहाज में हुजूर एसी फर्स्ट में गया था। तो वेरी गुड। अंगूठी जो तुम पहन रहे हो, जी ये ससुराल से मिली है और सोने में बहुत महंगी होगी। उनका सस्ते के जमाने में 2000 रुपए की थी। उन्होंने कहा स्टेनो बाबू डिक्टेशन लीजिए, तब अंग्रेजी में चलता था। सब इंस्पेक्टर सो एंड सो केम and by his own confession admitted that he went with his wife by first class AC fare, which was not intimated or permission sought from the undersigned. Number two, he confessed to having received a diamond ring from his in-laws. Clear case of acceptance of dowry and living beyond means. He is placed under suspension immediately. ASP Vikram Singh to conduct a preliminary inquiry and see to it that the report is submitted in the next 72 hours. वर्दी उतारो और जाओ। जो लड्डू तुम्हारा थोड़ा सा खाया था उसके लिए 50 रुपए लो और जाओ, गेट आउट ऑफ हियर। इस तरीके का अगर आप, क्योंकि आप खुद बेदाग हैं, किसी से कोई एहसान नहीं लिया है, तभी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप लाभान्वित हो रहे हैं तो आपकी हिम्मत नहीं है किसी को आप रोक सके, टोक सके, चेक कर सके, किसी की जांच करा सके। ये काम पहले क्यों नहीं हुए? ये काम आज क्यों हो रहे हैं? तब होते थे क्योंकि तब अफसरान देवतुल्य होते थे। बेदी साहब ने मुझसे यह भी कहा था, आपको अंदाज लग जाएगा, आईपीएस अफसर, बड़े अच्छे घर के। आप मेरे यहां अगर आना चाहें, आपका स्वागत है। 25 तारीख के महीने के पहले आएंगे तो चाय में चीनी मिलेगी, और 25 तारीख के बाद आएंगे तो बिना चीनी की चाय, क्योंकि मिसेस बेदी के पास 25 तारीख के बाद चीनी घर में नहीं रहती है। जब तनख्वाह आती फिर चीनी आती है। ये एसएसपी प्रयागराज कह रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि लोग कहेंगे कि ये कपोल कल्पित बातें हैं, प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं इन सब चीजों का। देश अब इस तरीके का कलंक और शोषण और देशद्रोही, इसलिए भ्रष्टाचार ही नहीं अंजू जी, ये देशद्रोह है। बिल्कुल सर। और क्योंकि देखो ना, जब भी कभी बात होती तो ये जैसे कि ईडी के कानून में ये होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि संपत्ति आपकी है, आपने कहा है तो प्रूफ करो आपकी है, नहीं है तो बेनामी है, उसको जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन जितने भी अधिकारी करप्शन के केसेस में अगर सस्पेंड होते हैं सर, उनकी संपत्ति को कोई कुछ करता ही नहीं है, उनकी संपत्ति उनके पास रहती है। जैसे कि अभी मैं चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की बात कर लीजिए सर, उनकी भी तो कितनी संपत्ति उनके पास ही है, वो जब्त ही नहीं हुई। ईडी का केस है तो जब्त होगी। तो कम से कम अब अगर इस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के खिलाफ होती है तो एक नजीर तो होगा कि आपने कमाई है तो साबित करो कि आपकी अपनी है, अगर आपकी नहीं है तो फिर जाएगी वो नहीं। अगर प्रोसीड ऑफ क्राइम है तो भी जब्त होगी। हमारे नाम है, हमारी है, लेकिन अगर प्रोसीड ऑफ क्राइम है, भ्रष्टाचार से कमाई हुई संपत्ति है। मेरी टोटल तनख्वाह, इनका फॉर्मूला होता है कि 10 साल में हमारी तनख्वाह, सारे अलाउंसेस इतना मेरा घर का खर्चा, उसके बाद हमारे जो एक्सेस है 5 करोड़ वो नहीं आए तो प्रोसीड ऑफ क्राइम में मान लिया जाएगा और वो जब्त हो जाएगी। हालांकि लोग बड़े बड़े कहते हैं कि साहब हमारे घर में हमने गमले में गोभी उगा करके 50 लाख 1 करोड़। हमने कहा भाई मैं भी देखो किसान का बेटा हूं, किसानी की 50 लाख तो छोड़ दीजिए, 5 लाख जब साल मिल जाता है साल में, समझते हैं इस बार बहुत अच्छी कमाई हो गई। ये गमलों में गोभी उगा करके 50 लाख और 1 करोड़ कम। जी सर, गमलों में गोभी, गमलों में बैंगन। आप नाम नहीं ले रहे लेकिन मैं तो नाम ले लूंगी, पी चिदम्बरम कांग्रेस के नेता, सुप्रिया सुले एनसीपी नेता, ये इस तरह से टैक्स बचा रहे थे। बकवास करते हैं, इसका मतलब इन्होंने कभी देखा नहीं कि बैगन और गोभी कैसे उगाई जाती है और कितनी हो जाएगी गमलों में। और ये सब मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत कुत्सित एक उदाहरण है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जिस दिन चल अचल संपत्ति कुर्क हो जाएगी, और अब तो विदेश में भी संपत्ति कुर्क होने का प्राविधान आ गया है, तो देश में भी, विदेश में भी, स्विस बैंक में भी, किसी बैंक में भी, केवमैन आइलैंड्स में भी, कहीं पर भी वो संपत्ति भारत की है, भारतवासियों की है, उन तक वापस आना चाहिए। जैसे अतीक की जो जमीन जिसपे कब्जा किया था, उसके भवन और
सबको चौरस करने के बाद गरीबों के मकान बना करके उनकी चाबी 1 साल के अंदर उनको दे दी गई। ये समय की पुकार है अंजू जी कि वैसे ही करके जो लूटी हुई संपत्ति है वो वापस आए और जनता को जो वास्तविक उसका हकदार है उन तक पहुंचे। बिल्कुल सर। और आपको लगता है कि इसका असर बहुत दूरगामी होगा, खासतौर पर पुलिस विभाग पर तो होगा ही होगा, क्योंकि माफिया के साथ सीधी सांठगांठ उनकी रहती है। और आपको लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है और ये बहुत अच्छा कदम है योगी सरकार का? बहुत अच्छा कदम है और योगी जी को साधुवाद और बहुत बहुत नमन कि उनके द्वारा एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है कि बाकी सभी राज्यों को, केंद्र सरकार को इसका विशेषकर निष्ठापूर्वक इसी मार्ग पर अनुपालन होना चाहिए। बिल्कुल निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के, और ऐसा अनुपालन होना चाहिए कि जो अधिकारी या तो उत्तर न दें, गलत उत्तर दें, या उत्तर दें जो कि अर्ध सत्य हो, उन पर प्रभावी कार्रवाई भी 3 महीने के अंदर जरूर हो जाए। और सर अब तो अगर ये सब नियम बन जाएंगे तो फिर तो किसी भी माफिया को फेवर करने से पहले पुलिसकर्मी 10 बार सोचेंगे, क्योंकि उनके बीच में यही तो लेना देना होता है। इसीलिए तो उनको फेवर किया जाता है, उनको ऐसा माहौल दिया जाता है जेल के अंदर कि वो आराम से फोन कर सके, किसी से बात कर ले, कोई भी अंदर आ सकता है, बैठ के कर सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस नियम के आने के बाद ये मानकर चलते हैं हम, भ्रष्टाचार जहां भी कम होगा, पुलिस विभाग हो, कोई विभाग हो, लेकिन पुलिस चूंकि बहुत प्रत्यक्ष है, उसका सीधा साम गवर्नेंस और जो प्रशासन है पारदर्शी होगा, डिलीवरी सिस्टम उत्तम होगी। सिंगापुर को अगर आप कंपेयर कर ले कि बहुत ही अच्छा उसका शासन प्रशासन माना जाता है और भ्रष्टाचार के मानकों में उसका स्थान 5वां है, बहुत ऊंचा है, बहुत ही श्रेष्ठ पारदर्शी है। अगर सिंगापुर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वो एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर ये संभव, हम ये नहीं कहेंगे कि चीन के रास्ते हम अपनाएं, लेकिन सिंगापुर अगर अपने कठोर नियमों के, अधिनियमों के अनुपालन को ये सुनिश्चित कर सकता है अंजू जी, तो हम भी कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। और ये जो शुरुआत हुई है, ये एक बहुत बड़ी चोट होगी भ्रष्टाचार के ऊपर, भ्रष्ट राज कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि जिन लोगों ने कमा लिया है, अभी मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है ऐसे अधिकारियों का अंधकारमय भविष्य। अभी तो पहला यही है, और जिन लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही मझधार में पहुंचता है 50 साल या 25 साल की सेवा काल, 25 साल की है तो सेवा पूर्ण कर ले या 50 साल आयु हो जाए, सरकार आपको जबरन से कार्य निवृत्ति दे सकती है, सेवा मुक्त कर सकती है, जबरन रिटायरमेंट जिसको कहते हैं कि रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट दे सकती है। अगला कदम आप देख लीजिएगा, मुझे ये गट फीलिंग है कि इसके बाद अगला कदम यही होगा। 50 साल के बाद स्क्रीनिंग, जिन्होंने नहीं दिया, अर्ध सत्य दिया, जिन्होंने गोलमाल किया, उन सबको अगर 50 साल की उम्र हो गई या 25 साल की सर्विस हो गई है, उनको कंपल्सरीली रिटायर कर देंगे। प्रमोशन तो बहुत हल्का शब्द है, जबरदस्ती रिटायर करना एक तरीके से डिसमिसल ही है। और सर पीएम मोदी ने तो लाल किले की प्राचीर से फिर कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जंग जारी रहेगी, और अगर ये उत्तर प्रदेश में लागू हो रहा है तो कम से कम बीजेपी शासित राज्यों में तो ये लागू हो ही सकता है। सब जगह लागू होना चाहिए, क्योंकि ये नियमावली में हमारे था है, और उसका अनुपालन क्यों ना हो। जब घर का मालिक ही घर में ताले नहीं लगाएगा, इसका निहितार्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। अब अगर ताले लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, जनता के धन के अपव्यय, उसकी लूट को रोका जा रहा है, तो ये बहुत सुखद अनुभव है। केंद्र शासन ने, मोदी जी ने दिशा निर्देश दिए, योगी जी ने अनुपालन सुनिश्चित किया, और जो न केवल बीजेपी, सभी राज्यों की ये जिम्मेदारी कि इसको पूरा करें। और मेरा तो यही कहना है, अगर आप इस लूट तंत्र के भाग नहीं हैं, कृपया अपने ऊपर और जनता के ऊपर इतनी कृपा करें कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनसे जनता के लूटे हुए धन वापस लें, और लुटेरों का स्थान जहां है वहां उनको भेज दें सलाख के पीछे, उनकी संपत्ति अटैच करने के उपरांत। बिल्कुल सर, आपकी बातें सुनकर साफ लग रहा है कि इस बार जो है वो कठोर प्रहार किया है योगी ने, और अब कहीं कोई बचने का रास्ता ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के पास फिलहाल कोई नहीं है। बताएंगे तो फंसेंगे, नहीं बताएंगे और छुपाएंगे तो फंसेंगे। और आपने तो कहा कि उनको तो जबरदस्ती रिटायर भी किया जा सकता है, ये प्रावधान भी बहुत जल्द इसमें जुड़ सकता है। आपने इस पूरे नियम कायदे पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी सर, और मेरे लिए वक्त निकाला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बड़ी कृपा अंजू जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।
जनद्रोह आवाज सामान्यांचा या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.